नमस्कार, जय हिंद। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं टैक्स को। टैक्स को हिंदी में कहते हैं कर। अब टैक्स होता क्या है? देखिए, टैक्स एक वैल्यू होती है, एक पैसा होता है। अगर कोई आदमी कितना भी कमा रहा है वो एक प्रोपोर्शन होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सालाना 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको टैक्स नहीं भरना है भारत के नियम के हिसाब से। कोई भी व्यक्ति अगर 3 लाख से ज़्यादा कमाता है उसी व्यक्ति को टैक्स भरना होगा, और उसका भी प्रोपोर्शन है। मतलब 3 से 7 लाख कोई व्यक्ति कमा रहा होगा तो 5%, 7 से 12 लाख तो 12%, 7 से 10 लाख 12%। तो देखिए, इस प्रकार का टैक्स मतलब हर व्यक्ति को एक ही प्रकार का टैक्स नहीं भरना है, हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के टैक्स भरने हैं। और टैक्स, देखिए टैक्स लागू क्यों किया गया था? टैक्स की जरूरत है क्यों है? पहली बात देखिए, आपके पास जो सरकार है, कोई भी, या तो वो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सरकार हो, या फिर वो किसी राज्य की सरकार हो, या केंद्र की जो मतलब यूनियन के अंदर जो सरकार होती है, किसी भी सरकार को चलने के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है। तो ये अमाउंट आएगा कहाँ से? ये अमाउंट आएगा आम जनता से। देश के जितने भी लोग कमा रहे हैं वो सभी लोग से हमारी सरकार टैक्स वसूलती है, और उसी टैक्स से आपके पास जो स्कूल चलते हैं, जो रोड बनती है, वो सारी चीज़ें उसी पैसे से होता है। जितने भी सरकारी दफ्तर बने हैं वही सरकार के पैसे बने, मतलब टैक्स से बने हैं। और भी जितने जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो पगार है वो सारी आपके ही टैक्स से जाती है। अगर आप किसी सरकारी दफ्तर के अंदर जाते हैं और वहाँ के कोई अधिकारी है या कोई भी कर्मचारी है वो आपसे ठीक से बात नहीं करता है, तो उसको बताइएगा कि हम जो टैक्स भरते हैं ना उसी द्वारा आपकी पगार दी जाती है। ज़्यादा बोलिए मत, ठीक है? हालांकि बोलिएगा मत, काहे कि वो गुस्से में आ जाएगा और अपनी पावर दिखाने लगेगा, वो अपने पद की पावर दिखाने लगेगा आपको। चलिए ठीक है, हालांकि वो आपके फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है तो आप केस कर सकते हैं उसके ऊपर। तो आप समझ लिया कि जो भी सरकार का खर्च होगा वो टैक्स द्वारा ही निकलेगा। अब टैक्स देखिए, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली जो है सरकार को टैक्स दे देता है। उसके अंदर आप व्यक्ति को भी ले सकते हैं और उसके अंदर आप किसी कंपनी को भी ले सकते हैं। कंपनी जितना भी कमाएगी उसके अंदर से कुछ परसेंट जो कि कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कंपनी के ऊपर जो लगता है, उस कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स से सरकार को देना होगा। और व्यक्ति कैसे टैक्स देता है? अब मैंने आपको कहा कि 3 से 7 लाख के बीच में ही अगर आप कमा रहे हैं तो वो मिनिमम वेज है, आपको उतना कमाएंगे तभी टैक्स भरना होगा। उसके नीचे अगर आप कमाएंगे तो आपको टैक्स नहीं भरना है। तो अब आप कहेंगे कि जब मैंने कहा कि जो 3 से 7 लाख कमाएंगे सिर्फ उन्हीं को भरना है, तो भारत का हर नागरिक कैसे टैक्स भर रहा है? देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना उसके ऊपर भी आपको टैक्स भरना पड़ता है। वो हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि आपका जो आदमी है वो भी टैक्स भरता है। और जो व्यक्ति इस दायरे के अंदर रहता है वो डायरेक्ट टैक्स भरता है। और जो व्यक्ति की कमाई 3 लाख से नीचे है वो भी तो भले कोई ना कोई सामान खरीदता ही होगा ना। अगर आप 5 रुपए का एक बिस्कुट खरीदते हैं उसके अंदर भी लगभग 1 रुपए जो है टैक्स सरकार ले जाती है जीएसटी के नाम पे। तो किसी भी वस्तु को खरीदने या बेचने के ऊपर सरकार टैक्स लेती है, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मान लीजिए अगर कोई कंपनी कोई एक्स चीज बेच रही है तो उस एक्स चीज के ऊपर कंपनी भी अपना टैक्स भरी है, जो कंपनी खुद से टैक्स भरी है, और जो खरीद रहा है वो भी टैक्स भरा है। ठीक है, दोनों तरफ से टैक्स जो है चलता रहता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आदमी देखिए, आदमी जो टैक्स भरता है वो होता है पहला इनकम टैक्स। मैं फिलहाल खरीदने वाले की बात नहीं कर रहा, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। जो व्यक्ति अपनी कमाई पे, मतलब जितना वो कमा रहा है उसके हिसाब से अगर टैक्स भरेगा तो उस टैक्स को हम कहेंगे इनकम टैक्स। और कोई कंपनी अपने प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स भर रही है उसको हम कहेंगे कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, अब देखिए टैक्स के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें से पहला प्रकार है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल को हिंदी में हम कहते हैं समानुपाती। ये सभी व्यक्ति को समान टैक्स रहता है, यानी कि जितना एक करोड़पति टैक्स भर रहा है उतना ही एक करोड़पति भी भरेगा। यानी कि जो एक गरीब व्यक्ति है जो कम कमाता है, जिसके घर पर कम, मतलब जिस व्यक्ति की कम सैलरी है वो भी उतना ही टैक्स भरेगा। ये होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर सभी व्यक्ति को टैक्स भरना है। बताइए क्या ये सही है? अगर कोई करोड़पति है, वो महीने का ये कमा ले रहा है 6 करोड़ 10 करोड़, वो भी उतना ही टैक्स भरेगा।
और जो व्यक्ति महीने का 15,000, 8,000, 9,000 ऐसे व्यक्ति हैं भारत के अंदर जो महीने का 8-9 हज़ार कमाते हैं, वो भी उतना ही टैक्स भरेंगे। तो ये सेम होता है सभी के लिए और ये भारत के अंदर नहीं लागू है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाएगा कि भारत की ज़्यादा से ज़्यादा जनता गरीब है और भारत के जो लखपति जितना भरेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि जो करोड़पति हैं वो और करोड़पति होते जाएंगे और जो है वो ऊपर तरक्की करते चले जाएंगे और जो आम आदमी है वो वहीं का वहीं रहेगा या उससे भी नीचे चला जाएगा। ठीक, अब दूसरा आता है प्रोग्रेसिव टैक्स। इसे हम कहते हैं प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर क्या होता है कि जैसे जैसे आप कमाएंगे वैसे वैसे टैक्स बढ़ते जाएगा। अगर आप 30,000 रुपये कमा रहे हैं तो आपके ऊपर मान लीजिए ऐसे वो समझ लीजिए कि 2,000 टैक्स लगता है, 2,000 रुपये टैक्स भर रहे हैं आप। अगर आप 40,000 रुपये कमाते हैं तो बस मान लीजिए कि 4,000 टैक्स लगता है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, अडानी अंबानी को 80%, 85% जितना वो कमा रहे हैं उसका 85%, मतलब अगर 100 रुपये कमा लिए तो उसमें से 85 रुपये जो है सरकार लेके चली जाएगी और अंबानी के हाथ में बचेगा सिर्फ 15 रुपया। तो बताइए क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है ये। तो इसलिए भारत के अंदर ये भी लागू नहीं है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स इसमें बढ़ता चला जाएगा। तीसरा टैक्स आता है डिग्रेसिव। ये इंडिया के अंदर लागू है। डिग्रेसिव को कहा जाता है अधोगामी टैक्स, अधोगामी कर। इस अधोगामी कर के अंदर क्या होता है कि कुछ निश्चित समय तक आपका जो टैक्स है वो बढ़ता रहेगा, यानी कि वो प्रगतिशील रहेगा। पर जब आप एक निश्चित दूरी पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि फिक्स हो जाएगा। इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, अगर कोई व्यक्ति 3 से 7 लाख के बीच में कमा रहा है सालाना, तो उसको 5% अपनी कमाई का सरकार को देना होगा टैक्स के रूप में। अगर कोई व्यक्ति 7 से 10 लाख कमा रहा है तो उसको 12% टैक्स देना होगा। अगर कोई व्यक्ति 10 से 12 लाख कमा रहा है तो उसको 15% देना होगा। और अगर कोई 12 लाख से ज़्यादा कमा रहा है तो उसको 30% टैक्स देना होगा। अब जो 12, मान लीजिए कोई 12,25,000 कमा रहा है तो वो भी 30% टैक्स भरेगा। और अगर कोई कमा रहा है 1.5 करोड़, उसको भी 30% ही टैक्स भरना पड़ेगा। अब देखिए, एक हिसाब से ये सही है, क्योंकि जब कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, तब तो सरकार ही नहीं चल पाएगी, तब आप टैक्स ले ही नहीं पाएंगे। तो ये टैक्स सही है, क्योंकि इतना ज़्यादा सिर्फ करोड़ लाखपति तक ही जाते हैं। नॉर्मल आदमी तो इतने के अंदर ही रहता है, नॉर्मल आदमी तो इसके नीचे रहता है। एक और बात बताऊं, ये जो फिलहाल मैंने लिखा है 3 से 7 लाख, ये फिलहाल हाल ही में जो निर्मला सीतारमण जी ने, हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने चेंज किया था। पहले ये 3 से 8 लाख के बीच में था और ये था 8 से 10 लाख के बीच में, ये था 10 से 13 लाख के बीच में। इसको थोड़ा घटा के 12 लाख पे ला दिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, यहाँ तक जो एरिया आपका जो टैक्स बढ़ते जा रहा था वो प्रोग्रेसिव के अंदर आ गया। उसके बाद जब 30% पे आके आपका टैक्स ठहर जाएगा, रुक जाएगा, तो वो प्रोपोर्शनल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि तब 30% एक फिक्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। उससे ज़्यादा कोई टैक्स नहीं भरेगा जो 12 लाख प्लस कमा रहा है। तो आपके डिग्रेसिव यानी अधोगामी टैक्स के अंदर प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल दोनों आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जो इनडायरेक्ट टैक्स था ना, जो आप किसी वस्तु को खरीदने या बेचने के अंदर लगा रहे थे, ये बहुत सारे प्रकार के थे और ज़्यादा भरना पड़ता था। तो इन सभी चीज़ों को मिला के, सारे इनडायरेक्ट टैक्सों को मिला के हमारी सरकार लाई है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए, जीएसटी जो है ये सभी चीज़ों के ऊपर लगता है, इसीलिए मैंने कहा था जीएसटी। जब मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा था वस्तु के ऊपर, तभी मैंने बोला था कि जीएसटी सभी चीज़ों के ऊपर लगती है। जीएसटी से कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता है। अगर आप कोई 5 रुपये का पार्ले बिस्कुट लेते हैं तो भी आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। अगर आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाके खाना खाते हैं तो भी आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। अगर आप ताज होटल के लिए 1 रात रुकते हैं तो भी आपको जीएसटी भरना ही पड़ेगा। और ताज होटल तो लग्जरियस चीज़ के अंदर आ जाता है, इसीलिए इसके अंदर ज़्यादा टैक्स लगता है। ताज होटल के अंदर दुनिया भर की चीज़ें हैं, एसी लगा है, बड़े बड़े कमरे हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, बहुत महंगी महंगी चीज़ें हैं। तो ताज होटल जो है लग्जरी के अंदर आता है, इसमें 28% जीएसटी लगता है। अब देखिए, जीएसटी व्यापारियों के ऊपर लगता है, यानी कि जीएसटी सबके ऊपर लगता है, उनमें से व्यापारियों के ऊपर क्या लगता है ये देखते हैं पहले।
देखिए, अगर आप 20 लाख से ज़्यादा का व्यापार एक साल के अंदर करते हैं तब किसी भी व्यापारी को जीएसटी भरना पड़ेगा। अगर कोई व्यापारी है या कोई नॉर्मल बिजनेसमैन है जो कि किसी भी, मान लीजिए चांदनी चौक के ऊपर कोई व्यक्ति है, वो पानी पूरी बेचता है, गोलगप्पे। अगर कोई गोलगप्पे बेच रहा है चांदनी चौक के ऊपर, तो ये व्यक्ति जो चांदनी चौक के ऊपर गोलगप्पे बेच रहा है उसका सालाना होता है 5 लाख रुपए का प्रॉफिट, या 5 लाख रुपए उसकी कमाई हो जाती है। तो क्या इस व्यक्ति को जीएसटी भरना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसी व्यक्ति को भरना पड़ेगा जो कि 20 लाख से ज़्यादा का व्यापार कर रहा है। इसके हिसाब से, हाँ, अगर कोई 20 लाख से ज़्यादा का व्यापार कर रहा है तो उसको जीएसटी भरना पड़ेगा, पहले पॉइंट के हिसाब से। दूसरा पॉइंट देखिए, एक से दूसरे स्टेट में व्यापार। अब पानी पूरी वाला दिल्ली से हरियाणा तो भेजेगा नहीं अपनी पानी पूरी, हरियाणा के पानी पूरी वाले वहाँ बेचेंगे। कोई दूसरा एग्जांपल लेके इस वाले को समझते हैं। मान लीजिए हम मुंबई के अंदर धागा बना रहे हैं, धागा, रेशम के धागे बना रहे हैं हम मुंबई के अंदर, बस मान लीजिए। और इस रेशम के धागे को हमको बेचना है पौंडीचेरी। अब पौंडीचेरी तो दूसरे स्टेट के अंदर आएगा और उसके अंदर से हमको कई स्टेट में से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो अब इस सिचुएशन के अंदर हमको जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टेट के बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, और जैसे ही आप स्टेट का बॉर्डर क्रॉस करते हैं आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है, अगर आप किसी भी चीज़ का ऑनलाइन खरीदी या बिक्री करते हैं तो उसके अंदर तो आपको जीएसटी भरना ही भरना है। मान लीजिए ये जो हमारा गोलगप्पे वाले भैया थे जो कि चांदनी चौक के अंदर गोलगप्पे बेच रहे थे, वहाँ पे वो ऑनलाइन, आजकल तो सब लोग एडवांस हो गए हैं भैया, सब लोग बारकोड रखे रहते हैं, वहाँ से फ़ोन पे कर दीजिए, गूगल पे कर दीजिए। तो उस समय में इस पानी पूरी वाले भैया को जो है जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि ये अपना ऑनलाइन धंधा चला रहे हैं, ऑनलाइन के अंदर बारकोड स्कैन करके बेचवा रहे हैं, इसीलिए। और एक और देखिए, जोमेटो है, और कौन सी जगह है, जोमेटो है, और भी बहुत सारी जो ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह मिलती है ना, जिससे आप खाना बुक करके मंगा सकते हैं। IRCTC के अंदर आप केटरिंग रहती है, उसमें अंदर ऑनलाइन बुक करके खाना मंगा सकते हैं, उसके अंदर भी आपको जीएसटी भरनी पड़ती है। एक और चीज़ देखेंगे, मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन किसी सर का बैच खरीदते हैं तो उसके अंदर भी 18% जीएसटी आपको भरनी पड़ती है। और कई बार जो बैच वगैरह होते हैं वो इसलिए ज़्यादा महंगे भी हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर जीएसटी, टैक्स वगैरह सब हो जाता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ जीएसटी देखते हैं। आपको मालूम है जब जीएसटी भारत के अंदर लागू हो रही थी तो उस समय बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा था, उस समय प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि उस समय सबको बताया गया कि 4 प्रकार की जीएसटी हैं और इस चारों प्रकार की जीएसटी को हर व्यक्ति को भरना है। तो और सारी जीएसटी जो है 18% या 12% की है। अगर आप 12 भी पकड़ेंगे तो 12 × 4 कितना होगा, 48% हो जाएगा। यानी कि अगर आप कोई 100 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं तो उसमें आपको 48% जीएसटी और लगाना पड़ेगा, यानी कि 100 रुपये की चीज़ 148 रुपये में बिकेगी। आपकी कौन खरीदेगा, वो सामान कौन खरीदेगा। पर ये देखिए, ये एक मिथ थी, आपको इन दोनों में से कोई 2 ही भरना है। तो मैं आपको अगले टैग में बताता हूँ। पहले ये जो मैंने CGST लिखा है, SGST लिखा है, UTGST, IGST, इन चारों के फुल फॉर्म समझ लीजिए। CGST से मेरा कहना है सेंट्रल GST, SGST से स्टेट GST, UT यानी यूनियन टेरिटरी और I यानी इंटीग्रेटेड GST। इन सब में मज़ेदार है इंटीग्रेटेड GST, इसको समझते हैं हम लोग। जीएसटी को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग समझते हैं कि एक आम आदमी को कितना जीएसटी देना है। मैंने आपको बताया 2 जीएसटी एक आदमी को देना है। तो मान लीजिए अगर कोई आदमी व्यापार कर रहा है, वो महाराष्ट्र के अंदर व्यापार कर रहा है, तो महाराष्ट्र के अंदर जब वो महाराष्ट्र के अंदर ही व्यापार करेगा तो पहली बात उसको देना पड़ेगा CGST। आप भारत के किसी भी कोने के अंदर व्यापार कीजिए, आपको CGST देना ही पड़ेगा। CGST का फुल फॉर्म है सेंट्रल GST, और सेंट्रल का भाग तो हमारा पूरा भारत है, तो इसलिए आपको CGST तो देना ही है। और उसके साथ आपको SGST देना है, जो कि स्टेट GST है। जिस भी स्टेट के अंदर आप अपना धंधा कर रहे हैं उस स्टेट को, उस राज्य को आपको अपना SGST जमा करना पड़ेगा। अब देखिए इन दोनों को मिला के बनता है 18% GST। अगर छोटे पैमाने पर धंधा है तो 9% जीएसटी बनता है। तो इस 9% में से 3% ले जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 3% ले जाएगी स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों को आपको 9 नहीं देना होगा। अगर आपको दोनों को 9 देना होता तो 18% हो जाता, वो ज़्यादा हो जाएगा।
और अगर आप यूनियन टेरिटरी के अंदर अपना व्यापार कर रहे हैं तो उसके अंदर भी सेम है, CGST तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि वो भारत का हिस्सा है, और उसके साथ आपको देना पड़ेगा UTGST, क्योंकि वहाँ की जो केंद्र सरकार है उसको भी चलने के लिए पैसे की जरूरत तो है ही। अब आगे देखिए, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में व्यापार कर रहे हैं तो उस समय आपके ऊपर लगती है इंटीग्रेटेड GST। अब आप कहेंगे कि देखिए, अगर हम दूसरे राज्य के अंदर भी व्यापार करेंगे तो CGST तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वो सेंट्रल के अंदर आ रहा है, तो हमको SGST और CGST के अंदर ही इसको रखना चाहिए था ना, IGST लाने की क्या जरूरत थी, इंटीग्रेटेड GST की क्या जरूरत थी। तो देखिए, मान लीजिए अगर कोई चीज आपने बनाई बिहार के अंदर, ठीक, और उसको आप ले जाके बेच दिए उड़ीसा में। अब इसके अंदर मान लीजिए आप कोई अच्छी चीज बनाए, कोई बड़ी चीज है, बड़े पैमाने पे बनाए, प्रॉफिट आपका ज्यादा है, 18% जो है GST इसके ऊपर लगेगी। अब बताइए जो SGST है वो किसको देंगे, बिहार को देंगे कि उड़ीसा को देंगे। अब बिहार कहेगा कि हमारे अंदर मैन्युफैक्चर हुआ है, और उड़ीसा कहेगा कि हमारे अंदर सेल हुआ है, तो दोनों मांगेंगे GST और दोनों झगड़ा कर लेंगे। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया है, IGST लाया गया है। उसको समझिए, IGST के अंदर क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई चीज आप बनाए हैं अमृतसर के अंदर, अमृतसर पंजाब के अंदर है, और उसको आप ले जाके भेज देते हैं मद्रास यानी चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु के अंदर आ गया। तो अब जो चीज आप अमृतसर के अंदर बनाए और वो मद्रास में आके बिकी है, तो जिस जगह पर वो बिकी है उस राज्य की सरकार को जाएगी SGST, और CGST तो आप बच ही नहीं सकते, अगर इंडिया के अंदर है तो आपको देना ही होगा। तो इन दोनों को मिला करके बना दिया गया है IGST। अब आप कहेंगे कि जब पंजाब के अंदर बना था, वो जो चीज बनी थी उस चीज का कारखाना पंजाब के अंदर था, तो पंजाब का तो लॉस हो जाएगा क्योंकि पंजाब को जो है कोई भी GST मिला ही नहीं, कोई टैक्स मिला ही नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स तो मिला है, अब GST की बात कर रहे हैं। तो देखिए अमृतसर को क्या हुआ, इसको सबसे पहली बात कॉर्पोरेट टैक्स मिला है, दूसरी बात है यहाँ के लोगों को मिल गया है रोजगार, रोजगार मिलने से वहाँ की एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो गई है और वहाँ के लोग एम्प्लॉय हो गए। ये तो अच्छी बात है ना, अमृतसर के लोग एम्प्लॉयमेंट हो गए, उनको रोजगार मिला, तो अमृतसर के लिए भी फायदा, मद्रास के लिए भी फायदा, और यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र की जो सरकार है उसको पैसा तो मिल ही रहा है। ये हो गया आपका IGST इंटीग्रेटेड GST है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कोई चीज मिले हुए, तो इसके अंदर SGST और CGST मिला करके IGST बना दिया गया है। और जब अगर आप IGST का बिल देखेंगे तो उसके ऊपर 18% ही लिखा होगा, उसके अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन लिख करके नहीं लिखा होगा कि 18% में से स्टेट इतना दे रहा है और केंद्र इतना दे रहा है, उसके अंदर डायरेक्ट 18% GST लिखा होगा और उसके अंदर आप वो लोग बांट लेंगे बाद में। अब हम देखते हैं इनपुट GST। इनपुट GST क्या होता है, अगर आप कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कच्चा सामान, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं, अगर आप फर्नीचर वगैरह खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको लगता है इनपुट GST, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर आपने कोई चीज बनाई है और उस चीज को बनाने की आपकी लागत आई है, जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100 रुपये, 100 रुपये के अंदर आप वो चीज बना लिए और उसके ऊपर सरकार मांग रही है GST 10%, तो अब वो आपकी चीज हो गई है 110% की, 100 रुपये लागत और 10% GST। अब 110 रुपए की हो गई है, और अब जो बनाया है उसको प्रॉफिट चाहिए, हर चीज के ऊपर प्रॉफिट रहता है, तो वो लेगा प्रॉफिट 40 रुपए का। तो 110 रुपए जब उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई थी, टैक्स मिला के GST मिला के, और 40 रुपए प्रॉफिट और लगाने के बाद वो चीज हो गई है 150 रुपए की। अब जब वो मार्केट में वो चीज 150 रुपए की बिकने जाएगी, तब वो 150 की नहीं बिकेगी और महंगी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति उसको खरीदेगा वो भी उसके ऊपर 10% GST पे करेगा। तो जब वो व्यक्ति 150 की चीज के ऊपर 10% GST पे करेगा, तो अब उस चीज की कीमत हो गई है 165 रुपए। अगर 150 का 10% निकालेंगे तो 15 रुपए आएगा, उसमें से 150 के अंदर प्लस कर देंगे तो 165 रुपए आ गया। अब 165 रुपए की चीज के अंदर आपने 2 बार GST भरा है, एक बार जिसने बनाया है वो 100 रुपए में से 10% भरा है, और एक बार जो खरीदा है वो 150 में से 10% भरा है। तो देखिए, एक बार 15 भरा गया है, एक बार 10 रुपए भरा गया है, यानी कि टोटल होगा 25 रुपए। तो क्या आप पूरे 25 के 25 दे देंगे सरकार को? नहीं। पहली बात, जितना जो आप 10 रुपए दिए थे पहले स्टार्टिंग के अंदर, ये देखिए यहाँ पे 110 रुपए की हो गई थी, यानी कि 10% जो GST लगी थी, आप अभी 10 रुपए भर चुके हैं GST, ठीक।
और अभी आपका जीएसटी आया है, जो कंज्यूमर है उससे 15 रुपये आपका जीएसटी आप ले लिए हैं उससे। तो अब क्या करेंगे, आपने जितना रुपए भरा है जीएसटी और जितना कंज्यूमर से लिया है उन दोनों को माइनस करेंगे। तो कंज्यूमर का था 15 और 15 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 5 रुपये यहाँ पे बच गए। तो अब जो आप 10 रुपये भरे थे उसमें 5 और ऐड करके 15 रुपये जो है जीएसटी भेज दीजिए सरकार को। ये हो गया आपका जीएसटी। समझे इसको अच्छे से। देखिए थोड़ा सा बस बहुत हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, बाकी एकदम पूरा सरल है। 100 का 10% 110 हो गया और उसको प्रॉफिट मिल गया 150 रुपये का हो गया। ये 150 के बाद जो खरीद रहा है वो 150 का 10% और देगा, 165 रुपये का हो गया। अब 165 रुपये का जो कंज्यूमर था वो तो खरीद के निकल लिया अपना। उसके बाद अब टैक्स भरने का टाइम आएगा, जब जीएसटी भरने का टाइम आएगा तो आप 15 रुपये भर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। देखिए जीएसटी के कुछ स्लैब होते हैं, इन स्लैब को हम लोग समझते हैं। हर चीज़ के ऊपर सरकार जीएसटी नहीं लेती है, क्योंकि कुछ एसेंशियल चीज़ होती है जो मतलब अगर आप उसको नहीं लिए तो आप जीना आपका मुश्किल हो सकता है। यानी कि जो आपके नॉर्मल यूज़ के अंदर चीज़ें होती है उसके ऊपर कम जीएसटी ली जाती है या फिर बिल्कुल नहीं ली जाती है। देखिए 0% टैक्स इसके ऊपर होता है जीएसटी। मिल्क के ऊपर बिल्कुल टैक्स वगैरह नहीं होता। एग के ऊपर अंडा और तीसरा है सीरियल्स मतलब अनाज जो होता है उसके ऊपर भी सरकार किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगाती है। अब 5% टैक्स के अंदर आता है सॉल्ट, जो नमक वगैरह आप खाते हैं उसके ऊपर 5% जीएसटी होता है। शुगर, चीनी, इसके ऊपर 5% जीएसटी होता है। और स्पाइसेस का मतलब है मसाले वगैरह, जितने भी मसाले आपके घर के अंदर आते हैं उसके ऊपर 5% जीएसटी लगता है। और 12% जीएसटी किसी ऊपर लगता है। जो प्रोसेस फूड होता है, जो पैक फूड आता है ना, जैसे कुरकुरे वगैरह होता है वो पैक फूड होता है, उसके ऊपर 12% जीएसटी लगता है। और जो कंप्यूटर वगैरह लेते हैं आप जो कंप्यूटर वगैरह खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, उसके अंदर 12% जीएसटी लगता है। 18% किन चीज़ों के ऊपर लगता है, तो कोई पाउडर हो गया, लिपस्टिक हो गया। अब देखिए यहाँ पे 18% से ना ये सारी चीज़ें हो गई लग्जरी चीज़ के ऊपर ज़्यादा जीएसटी लगता है। तो पाउडर के ऊपर 18% जीएसटी, लिपस्टिक के ऊपर भी 18% जीएसटी, और भी ऐसे जो मेकअप वगैरह के सामान होते हैं लगभग सभी के ऊपर 18% जीएसटी लगता है। 28% जीएसटी किसके ऊपर लगता है, मोटरसाइकिल और कार के ऊपर। ये हाईली लग्जरी चीज़ हो गई। और अगर आप किसी एसी वाले होटल के अंदर जाते हैं उसके अंदर भी लगता है आपके ऊपर 28% टैक्स। अगर आप किसी अल्कोहलिक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं उसके अंदर भी 28% टैक्स लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लग्जरी के अंदर आ जाती है। इसके अंदर से जितना कमाया जा सकता है उतना कमा लेती है सरकार। अब आगे के टॉपिक आते हैं जीएसटी इन क्या होता है। अब मान लीजिए आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, आप मुंबई के अंदर कोई भी बिजनेस करते हैं और बिजनेस के अंदर आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, साल के अंदर 20 लाख से ज़्यादा आप कमा रहे हैं। तो अब आप सोच रहे हैं कि आप जीएसटी भरना चाहेंगे। हालांकि कोई चाहता नहीं है, पर फिर भी अगर कोई चाहता है खुद से कि मैं जीएसटी भरना चाहता हूँ, तो वो जाके अपना ये करेगा, अपनी आईडी बनाएगा जीएसटी इन के अंदर। आइडेंटिफिकेशन एक नंबर मिल जाएगा उसको, यानी कि अब वो जीएसटी भर सकता है। उसको एक 15 डिजिट का कोड मिल जाएगा और वो वेबसाइट का नाम है GSTN, जिसे आप जीएसटी नेटवर्क कहते हैं। इस वेबसाइट के अंदर जाके आप अपनी आईडी बना सकते हैं अगर आप 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर सालाना करते हैं। तो देखिए जो 15 अंक का कोड आपको मिलेगा उसमें से बीच के जो 10 अंक होंगे वो आपके पैन कार्ड के नंबर होंगे। जो स्टार्टिंग के 2 नंबर होंगे वो आपके स्टेट ही अगर आप यूनियन टेरिटरी के अंदर रहते हैं तो आपके पहले 2 अंक उसको बताएंगे। और जो अंतिम के 2 अंक होंगे, अंतिम के जो 3 अंक होंगे वो एक यूनिक कोड मिलेगा आपको इस जीएसटी नेटवर्क द्वारा। जैसे आपको गाड़ी का नंबर हर व्यक्ति का अलग अलग मिलता है, उसी प्रकार यूनिक कोड आपको 3 अंक का मिलेगा, जो कि आपके आइडेंटिफिकेशन के एकदम लास्ट में 3 अंक होंगे। अब देखिए हम हल्का सा बेसिक समझ लेते हैं जीएसटी वगैरह का। तो देखिए जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल के अंदर फिलहाल 33 मेंबर है। अब ये जीएसटी एक बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे देश से आपको जीएसटी लेना है तो इसकी काउंसिल होनी चाहिए। तो उसके लिए 33 मेंबर हैं। एक जो हमारे वित्त मंत्री हैं जो केंद्र होते हैं, और यही इनकी अध्यक्ष भी होती हैं जीएसटी काउंसिल की। फिलहाल में निर्मला सीतारमण है। तो एक व्यक्ति वो हो गया जो केंद्र के अंदर मंत्री है, वित्त मंत्री। 28 हर राज्य का अपना अपना वित्त मंत्री होता है, तो 28 वो हो गया, ये 29 हो गया।
और 3 जो है वो विधानसभा से आते हैं। देखिए भारत के अंदर बहुत सारी विधानसभा ये यूनियन टेरिटरी, 8 यूनियन टेरिटरी है, पर उसके अंदर से बस 3 ही लोग के जो वित्त मंत्री हैं वो आते हैं इस जीएसटी काउंसिल के अंदर। क्योंकि देखिए जिस यूनियन टेरिटरी के पास अपनी खुद की विधानसभा है वहीं के वित्त मंत्री यहाँ पे आते हैं। तो फिलहाल में जम्मू कश्मीर के पास है, दिल्ली के पास है और पुडुचेरी के पास है। तो यहाँ के 3 जो वित्त मंत्री हैं ये इस जीएसटी काउंसिल के अंदर आते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो पहली बार जीएसटी शुरू हुई थी फ्रांस के अंदर, 1954 के अंदर लागू हुई थी पहली बार फ्रांस के अंदर। और भारत के अंदर जो जीएसटी का मॉडल है वो है कनाडा का, भारत का अपना मॉडल नहीं है, कनाडा का कॉपी किया हुआ मॉडल है। तीसरा देखेंगे तो भारत के अंदर जिस समिति ने जीएसटी का प्रस्ताव रखा था उसका नाम था केलकर समिति। चौथा देखेंगे तो देखिए जो जीएसटी भारत के अंदर लाई गई है, भारत के अंदर से 17 इनडायरेक्ट टैक्स को हटा करके एक जीएसटी लाया गया है। अगर आप जीएसटी के अंदर कुछ घोटाला वगैरह करते हैं, जीएसटी नहीं भरते हैं, तो आपको 5 साल की जेल हो सकती है। राष्ट्रपति ने इसके ऊपर 8 सितंबर 2016 के अंदर साइन मारा था, जो बिल पास हो गया था दोनों हाउस के अंदर, और लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से सभी चीज़ों के ऊपर जीएसटी लागू हो गई थी। देखिए जीएसटी, ये देखिए ये जो लास्ट वाला 8वां टॉपिक है थोड़ा अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर क्वेश्चन वगैरह आते हैं। जो जीएसटी का बिल आया था संसद के अंदर वो था 122वां बिल। बिल को हम कहते हैं विधेयक। कोई भी एक्ट या कोई भी कानून बनने से पहले वो एक बिल होता है और उस बिल को दोनों सदन के अंदर पास होना चाहिए, उसके ऊपर प्रेसिडेंट की साइन होनी चाहिए और कम से कम 5 विधानसभा के ऊपर भी उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए। तो जो बिल था वो था 122वां बिल और जो संशोधन था वो था 101वां संशोधन। देखिए संविधान के अंदर अब आज तक बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, उसमें से जो संविधान के अंदर चेंज हुआ था वो था 101वां, और जो बिल पास किया गया था संसद के अंदर वो था 122वां। इसी प्रकार हम लोग का जो जीएसटी एक बड़ा टॉपिक था वो खत्म होता है। हालांकि मुझे टैक्स भी समझाना था, टैक्स भी खत्म हो चुका है। तो टैक्स और जीएसटी ये 2 टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम लोग समझे। अगली वीडियो के अंदर हो सके तो हम लोग जीडीपी समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।